कोई नहीं, थोड़ा सा एडिट करते हुआ, ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज कुछ नया किया हमने, देखते कैसा रहता है। बाकी रिवीजन चल रहा है ठीक? आप लोग तो आ ही नहीं रहे हो, आज पहली बार आए हो ना, बहुत दिनों बाद। आ जाओ। क्या क्या था लास्ट क्लास में? बजट किया था, ओके। तो बजट क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। कोई इनेक्टमेंट की स्टेजेस बताएगा, क्या क्या स्टेजेस होती है, कैसे पास होता बजट? हाँ ठीक है, एक तो एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च और प्राप्तियां। ठीक है, ठीक है। खर्च, प्राप्ति, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वो रिसीट्स होते हैं, ठीक है। दो तरह की किए थे ना। ये बताओ, जो बजट की जो स्टेजेस होती है पास होने की, क्या क्या होती है, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, कौन करते हैं प्रेजेंट? देखो, दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में रखते हैं प्रेसिडेंट। जो स्पीच होती है वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, ठीक है। तो फिर बताया क्या होता है, पहले प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ठीक है। जनरल डिस्कशन, नाम बहस होगी, प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन, ठीक है। फिर क्या होगा? ठीक है, कमिटीज के पास जाता है। फिर क्या होगा? ठीक है, वोटिंग होगा। नाउ ऐसे पढ़ना है जैसे इनकी तैयारी, ठीक है। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, एंड देन फाइनल, ठीक है, विद विधेयक। इन सब में वोट ऑन अकाउंट कब पास होता है? कौन से स्टेज के बाद वोट ऑन अकाउंट लिखा था ना? लेखानुदान, कौन से के बाद? जनरल डिस्कशन के बाद। यहां पे वोट ऑन अकाउंट पास होता है। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है? जब तक बजट पास नहीं होता है, जो सरकार को पैसा चाहिए, खर्च चाहिए सरकार चलाने के लिए, वो इसमें पास किया जाता है, ठीक है। वो है वोट ऑन अकाउंट। अब आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, जो जो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एक मनी बिल होता है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जैसे इंट्रोड्यूस होगा, ये विद इन 75 डेज पास होना चाहिए। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? वैसे इसमें होता क्या है फाइनेंस बिल में? जो टैक्सेस वगैरह हो गए, कितना पैसा कहां से आना है, वो यहां पे लिखा होता है। और यहां पे लिखा होता है अप्रोप्रिएशन बिल में कि कितना पैसा कहां जाएगा, किस किस को कितना पैसा मिलना है। फाइनेंस बिल में होता है कितना पैसा आएगा। तो मतलब ऐसा मान लेते हैं, एक गवर्नमेंट ने बजट लाया तो वो था 100 लाख का, ठीक है, 1 करोड़ का बजट था, ठीक है। जब फाइनेंस बिल में प्रोविजन बनाया कि कितना पैसा कहां से आना है, तो वो बना सिर्फ 50 लाख का, ठीक है। अब और 50 लाख कहां से आएगा? पैसा कहां कहां से आता है सरकार के पास? टैक्सेस से। और जो कैपिटल रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू होता है सरकार के खुद के, जैसे पीएसयूज हो गए, कोई और रोड्स वगैरह बनाए, उससे पैसा आ रहा है। तो इन सबसे पैसा मान लेते हैं 50 लाख आ रहा है, तो बाकी का 50 लाख कहां से आएगा? बोरोइंग से, लोन लेंगे, ठीक है। 50 लाख का लोन लिया। अब यहां पे ये बताना पड़ता है सब कुछ, कितना पैसा कहां से आ रहा है, कितना पैसा कहां से आ रहा है। तो अब मान लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा लोन है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर दिया, फाइनेंस बिल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सरकार ने पैसा निकाल तो दिया था, बट वापस पैसा आ नहीं रहा है। इसलिए ये कंडीशन है कि अगर सरकार कोई ऐसा बजट बनाती है कि जिसमें पैसे लाने का प्रोविजन नहीं है, प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, जैसा करंट केस मान लेते हैं, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें लिखा है कि हम लोगों को फ्री पैसा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पैसा आ तो नहीं रहा है, सिर्फ जा ही रहा है। एक दिन क्या होगा, जो ये कहां से निकालते पैसा, एप्रोप्रिएशन बिल से पैसा कहां से निकलता है? पैसा कहां से निकलता, खर्च कहां से आता है सरकार के पास? सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इस तरह का बजट चलता रहा तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा और सरकार का दिवालिया हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगी सरकार, पैसा नहीं हो। तो इसलिए ये प्रोविजन है कि विद इन 75 डेज में जो फाइनेंस बिल होगा वो पास होना चाहिए
लोकसभा से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और एक और चीज छूट गई थी, आपने सुना होगा इंटरिम बजट, ठीक है, हिंदी में कहेंगे अंतरिम बजट। किसी को आइडिया है अंतरिम बजट क्या होता है? जिस साल में इलेक्शन होने होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अभी 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, सरकार कब बननी है? जून के बाद। और पिछला फाइनेंस ईयर कहाँ खत्म हो गया है? 31 मार्च को, ठीक है। तो जो इसके बीच का खर्चा होगा उसके लिए फुल बजट पास नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके लिए जो बजट आएगा उसको कहते हैं इंटरिम बजट। जब यहाँ पे 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी तो वो फुल बजट लेके आएगी। तो इसलिए ये प्रोविजन है इंटरिम बजट का, जिस साल में इलेक्शन होने हैं इंटरिम बजट उस साल लाया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब आज करेंगे हम जो रूल्स होते हैं पार्लियामेंट के क्या क्या रूल्स एंड फंक्शंस है, तो उसको डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा है कि मैंने कहा था कि एक बार देख लेना बुक से। क्या क्या रूल्स हो सकते हैं पार्लियामेंट के? ठीक है, लेजिस्लेटिव जो पावर होती है, लॉ बनाने की पावर होती है, वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास कहां पे दिया है ये रूल? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में क्या है? 3 लिस्ट है जो सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बना सकती है, वो दिया है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। लिस्ट 1, इसको क्या बोलते हैं? और संघीय सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और इसमें जो ओरिजिनली थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यहाँ पे 98 सब्जेक्ट थे, ठीक है, ये ओरिजिनली है। और अभी जो सब्जेक्ट है वो 99 सब्जेक्ट्स है। जो ये सब्जेक्ट है 99 सब्जेक्ट, इस पे सिर्फ पार्लियामेंट ही रूल्स बना सकती है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा एक्सक्लूसिव पावर होती है और कोई इसमें लॉज नहीं बना सकता है, ठीक है। लिस्ट 2 में क्या है? स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। इसमें कितने सब्जेक्ट्स है? नहीं, इसमें ओरिजिनली जो सब्जेक्ट थे वो थे 66 और जो अभी सब्जेक्ट है दैट इज 59, ठीक है। इसको कम कर दिया गया। इसमें कौन लॉ बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट, और हिंदी में क्या होता है? समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें अभी जो सब्जेक्ट है 47 ओरिजिनली थे, अब इसमें है 52, ठीक है। इस पे कौन लॉ बना सकता है? दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लस स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई, मान लेते कोई स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी उस पर लॉ बनाया, उस केस में किसका लॉ चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है। तो आप ये कह सकते हो जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में है 3, इनमें कौन दोनों लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल इस पे भी लॉ बना सकती है, इसमें भी लॉ बना सकती है, बल्कि इस पे जो लिस्ट 3 है इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। अब कोई ऐसी कंडीशन है हमारे पास जिसमें स्टेट लिस्ट जो है, लिस्ट 2 है, इसमें भी सेंट्रल लॉ बनाएगा? कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है? कैसे बना सकती है? यस, बना सकती है, बट किस किस कंडीशन में बनाएगा? कोई कंडीशंस होगी? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लॉ बना सकती है। यस, जैसे हम एजुकेशन इसमें आएगा कि इसमें आएगा? वैसे तो सेंटर में आएगा, पर स्टेट फॉलो करेगा। स्टेट फॉलो करेगा, बट मेरा क्वेश्चन ये है जो लिस्ट 2 के सब्जेक्ट्स है, ये 59 सब्जेक्ट्स है, इसमें कौन लॉ बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा जो है वो लॉज बनाती है। तो क्या इसमें कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जो पे सेंट्रल लॉ बनाएगा? रितु ने कहा कि बना सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई कौन सी कंडीशन होगी जब लॉज बनाएगा? देखो,
राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है, ठीक है। अगर राज्यसभा एक ऐसा रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करती है कि पार्लियामेंट लॉज बनाए स्टेट लिस्ट में, ठीक है, यह है आर्टिकल 249 में। एक प्रस्ताव पास करेगी राज्यसभा जिसमें यह कहेगी कि स्टेट पार्लियामेंट लॉज बनाए स्टेट सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये फर्स्ट है। सेकंड इज जब नेशनल इमरजेंसी लगाओ, ठीक है, ठीक है, व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन प्रोक्लेमेशन, नेशनल इमरजेंसी जब लगाओ किसी एक स्टेट या फिर पूरे कंट्री में, तो उस टाइम पे भी आर्टिकल 250 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट लॉज बनाए स्टेट लिस्ट में, ठीक है। नंबर थर्ड इज प्रेसिडेंट्स रूल। जब प्रेसिडेंट का शासन हो स्टेट में, तो उस केस में भी पार्लियामेंट लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट में। एंड नंबर फोर्थ इज जब दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 स्टेट्स ये बोले पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे कि स्टेट लिस्ट में लॉज बनाओ, तो उस केस में भी पार्लियामेंट लॉज बनाती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? 4 और फिफ्थ जो कंडीशन है ये अभी तक क्लियर है कौन सी है? फर्स्ट है जो राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करेगी वो है आर्टिकल 249 में। ये जो आर्टिकल 249 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना। अभी हम डिस्कस करेंगे जो स्पेशल पावर राज्यसभा की, तो उसमें भी आएगा ये, ठीक है। सेकंड था जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, थर्ड था जब प्रेसिडेंट रूल लगाओ स्टेट में, एंड फोर्थ इज जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करे और सेंटर से रिक्वेस्ट करे कि हमारे लिए कोई लॉ बनाओ, ठीक है। और नंबर फोर्थ है जब कोई, जैसे मान लेते कोई नेशनल ट्रीटी हुई है, ठीक है, जैसे पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह था कि जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर उसको हमने 2 डिग्री से कम रखना है, ठीक है। उस केस में जब इसको इन्फोर्स करना है तो चाहे वो स्टेट का सब्जेक्ट हो, यूनियन का सब्जेक्ट हो, यूनियन गवर्नमेंट उसमें भी लॉज बनाती है, ठीक है। जब कोई भी नेशनल कोई एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, उसको इन्फोर्स करना है तो उस केस में भी ये लॉज बना सकती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ये हो गया लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, पार्लियामेंट का। अब करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। फिफ्थ में है कि जब कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड लेवल पे किया है उसको इन्फोर्स करना है, अपने देश पे इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए कोई लॉ बना सकता है, ठीक है। लास्ट वाला सबको क्लियर है? Second is executive powers. कोई बताएगा इसमें क्या है? आर्टिकल 75C रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ COM टू लोकसभा। पार्लियामेंट भी कह सकते हो, पार्लियामेंट इन जनरल और लोकसभा इन पर्टिकुलर, ठीक है, लोकसभा। इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट होती है वो कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव्स को। क्या क्या डिवाइसेस बताए थे, क्या क्या चीजें यूज कर सकती है इनको कंट्रोल रखने के लिए? क्या क्या चीजें हो सकती है? क्वेश्चन आर, प्रश्न काल, ठीक है, 0R, और क्या होता है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। ये जो इस तरह की चीजें हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, या फिर एडजर्नमेंट मोशन हो गया, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव्स को। पार्लियामेंट के पास ये पावर्स होती है, ठीक है। अब कोई बताएगा कि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस क्या है? हमने डिटेल में डिस्कस किया कैसे कर सकती कंट्रोल। सेंसर मोशन लाया पार्लियामेंट ने, पास हुआ, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्जीक्यूटिव्स पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? या फिर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, यह है अविश्वास प्रस्ताव और यह निंदा प्रस्ताव, तो क्या डिफरेंस है दोनों में?
कैसे? त्याग पत्र नहीं देते उसमें, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव में क्या करते हैं? मतलब लोकसभा त्याग पत्र नहीं देती। ठीक है, अगर ये पास हो गया सेंसर मोशन तो सीओएम वहीं पे रहेगा, सिर्फ ये निंदा की जाती है, सेंसर लाया जाता है गवर्नमेंट। अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है, ठीक है, रिजाइन देना होता है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर। एक तो हो गया ये। सेकंड क्या है? सेकंड है जो सेंसर मोशन है वो या तो एक मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाएगा, वन मिनिस्टर, या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाएगा। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो हमेशा पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है, ठीक है। और थर्ड है एनीवन? विश्वास प्रस्ताव। कैसे? नहीं, विश्वास प्रस्ताव में इसके तीन डिफरेंस थे ना दोनों में, तीन डिफरेंसेस में। एक डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता था, रीजन देना होता, कारण बताना होता है, ठीक है, सेंसर मोशन क्यों ला रहे, जबकि इसमें कोई रीजन नहीं देना होता, कारण नहीं बताना होता है। तो ऐसे आपने याद करना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि क्या डिफरेंस है, या फिर बताएगी कि कौन सा सेंसर मोशन के लिए क्वालिफाई करता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कोई चीज हो सकती है इन सबको छोड़ के? यस, मोशन ऑफ थैंक्स, वेरी गुड। क्या होता है मोशन ऑफ थैंक्स? लोकसभा में पास होना चाहिए। यस, पास होना चाहिए, बट कब लाया जाता है ये? प्रेसिडेंट, इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दोनों हाउस को, दो केसेस में। एक तो जब नई लोकसभा बनेगी, ठीक है, इलेक्शन के बाद, और दूसरा होगा हर जो वित्त ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका जो फर्स्ट सेशन होगा, उसमें भी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे एड्रेस करते हैं। उसके बाद एक प्रस्ताव लाया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स, वो दोनों हाउस में पास होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में मैंडेटरी, अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। राज्यसभा में हालांकि पास ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? अगर मनी बिल को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, मनी बिल को रिजेक्ट करके भी सेंसर किया जा सकता है ना गवर्नमेंट को। अगर मनी बिल रिजेक्ट हो गया, ठीक है, मनी बिल क्या होता है, मैंडेटरी पास होना चाहिए लोकसभा में। ये क्या दर्शाता है कि आपकी मेजॉरिटी है। अगर मनी बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है और गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है, ठीक है। ठीक है, सेंसर मोशन और एडजर्नमेंट मोशन हो गया। और क्या था, हमने बजट में एक चीज पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट, बजट को भी कट कर सकती है ना पार्लियामेंट, ठीक है। वो क्या ला के कट कर सकती है? कट मोशन, ठीक है। और तीन कट मोशन थे, कौन से थे? कटौती प्रस्ताव, ठीक है। कौन से थे? पॉलिसी कट, और क्या था? इकोनॉमी कट, और टोकन कट, ठीक है। ऐसी चीजें याद रखनी है। तो इन सब चीजों से जो है वो पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव्स को। क्लियर है ये चीजें? अब नेक्स्ट करते हैं फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती है पार्लियामेंट के पास? ठीक है, इसमें लिखा है कि एक भी रुपए पार्लियामेंट सीएफआई से नहीं निकाल सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करे तो यहां से अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू सीएफआई से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकती है। और दूसरा क्या है फाइनेंस बिल में, कि कोई भी न्यू टैक्स
नया टैक्स जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं लगाया जा सकता जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव ना करे। सिर्फ फाइनेंस बिल में क्या कर सकती है सरकार, या तो कट कर सकती है या फिर किसी टैक्स को हटा सकती है, जबकि नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो ये है फाइनेंस पावर, कि जो पूरा कंट्रोल होता है फाइनेंस पे वो किसका होता है, पार्लियामेंट का। ठीक है, लोकसभा का कंट्रोल होता है। ठीक है, अब है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। हमने देखा था जब संविधान सभा बनी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उनके पास क्या होते थे, दो रोल होते थे। एक रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और दूसरा क्या रोल था, लॉज बनाने का। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, एज अ ऐसे संविधान सभा के रूप में मिलती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब एज अ लॉ मेकर बनती थी, जो लॉज बनाती थी, तो इसमें कौन होते थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, फिर चीजें याद होगी। ठीक है, तो यहां पे पार्लियामेंट के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, चेंज करने की पावर है, और वो कौन से आर्टिकल में है, 368 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन ला सकती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के पास ये वाली पावर भी है जो यहां पे संविधान सभा के पास थी, वो पार्लियामेंट के पास भी यहां पे है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी पढ़ा था। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो 60 to 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। हमने पढ़ा था तीन तरह की मेजॉरिटी। ठीक है, बहुमत कौन से होते हैं, पहला है सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। ठीक है, दूसरा है विशेष, जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, और ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, और थर्ड था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्ण बहुमत। ठीक है, इसमें क्या होता है, 50% प्लस 1। किसका 50% प्लस 1, नहीं, जो मेंबर प्रेजेंट है। ठीक है, 543 मेंबर टोटल है, लोकसभा का केस लेते हैं। ठीक है, आज कितने हैं, सिर्फ 100 मेंबर्स है। ठीक है, और एक चीज और होती है जो डिटरमाइन करता है कि कब सेशन होना है कब सेशन नहीं होना है, क्या बोलते हैं उसको, 100 मेंबर है, मान लेते 40 मेंबर है, तो सेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो किस चीज से पता लगेगा हमें कि कब होना है कब नहीं होना है, क्या बोलते हैं, कोरम। ठीक है, और कितना होना चाहिए कोरम, 1/10। वेरी गुड। ठीक है, इसका कितना हुआ 1/10, 55 मेंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, आज मान लेते हैं 100 मेंबर्स है, तो 100 मेंबर्स कितने हो गए, अगर 51 मेंबर्स पास करते हैं किसी बिल को तो वो बिल पास हो जाएगा। और इसमें स्पेशल मेजॉरिटी कौन से, फर्स्ट टाइप की कौन सी मेजॉरिटी है, 2/3 ऑफ जितने मेंबर प्रेजेंट है। जैसे 100 मेंबर्स है तो अगर 66 मेंबर फेवर में वोट करते तो पास हो जाएगा। और दूसरी कौन सी है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, इसका 2/3, 543 का 2/3 होगा। हाउस में चाहे 200 है 300 है जितने भी है, और जब तक 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी नहीं आता तब तक हो। और इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस विधानसभा का 50% स्टेट इसको पास करेंगे विद सिंपल मेजॉरिटी, स्टेट की सिंपल मेजॉरिटी होती है। तो ये तीन तरह की मेजॉरिटी थी, और आपने याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट को अमेंड नहीं कर सकते, संशोधन नहीं ला सकते, इवन रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते पार्लियामेंट से कि ये चीज चेंज करो। ये सिर्फ पार्लियामेंट की। और कौन सा हाउस कर सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों, राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा भी इनिशिएट कर सकता है। और ये भी ध्यान रखना कि इसके लिए जो संयुक्त सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन, वो नहीं लाया जा सकता है। संयुक्त सेशन किसके लिए बुलाया जाता है, सिर्फ साधारण विधेयक के लिए। ठीक है, जो सिंपल बिल हो गए, जो ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, उसी के लिए बुलाया जाता है, ना मनी बिल के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, 108। यस 108, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारी होगी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर।
अब करते हैं जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस। ये आज रिवीजन भी हो रहा है, पिछले वाले जो चीजें करी है उसका रिवीजन भी है सारा। क्या हो सकती है, पार्लियामेंट के पास कोई जुडिशियल पावर है क्या? मतलब जो कोर्ट्स के पास पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कोई पावर्स है पार्लियामेंट के पास? सोचो, हमने किया है ये, अभी आपको याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा। नंबर 4 है ना अभी, 5th? फिफ्थ है, ठीक है। जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। क्या हो सकती है जुडिशियल पावर पार्लियामेंट की? ये क्या है? इम्पीचमेंट, ओके। इसमें क्या होता है, कोई भी हाउस ला सकता है, या तो लोकसभा लाएगा या फिर राज्यसभा लाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए इसके लिए, कितने मेंबर एग्री होने चाहिए? 1/4। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, कितने दिन का? 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पास होता है, जो हाउस लाएगा, कितनी मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी से। अब क्या होता है, ये जाता है दूसरे हाउस में। दूसरा हाउस जो होता है वो एज अ जुडिशियल एक्ट करता है, इंक्वायरी करता है जो चार्जेस लगे हैं प्रेसिडेंट पे, ठीक है। अब हमने एक चीज मिस कर दी थी, जो चार्जेस लगते हैं प्रेसिडेंट पे वो लगते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। और कोई चार्जेस नहीं लग सकते। पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट ने करप्शन किया है, ठीक है। जो चीज फ्रेज यूज किया है वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, ठीक है। ये फ्रेज मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए। अब ये जो सेकंड मेंबर होगा वो एज अ जुडिशरी, जैसे कोर्ट का काम होता है इंक्वायर करना, वो इस पे इंक्वायरी करता है कि जो चार्जेस लगे हैं प्रेसिडेंट पे वो गलत है या ठीक है, ठीक है। वो इसको इंक्वायर करेगा और उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये चार्जेस ठीक लगे हैं तो ये भी पास कर देते हैं बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी से, एंड प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड, महाभियोग पूरा हो जाता है और प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, ठीक है। एक ही हो गया, और कोई हो सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा ऑन ही नहीं किया आपने? अच्छा चल रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसके लिए कौन करता है इनिशिएट? दोनों हाउस कर सकते हैं या फिर एक ही हाउस करता है? ओनली राज्यसभा, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, हटाना है, तो उसके लिए जो रिजोल्यूशन लाया जाता है, मोशन लाया जाता है, प्रस्ताव, वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा इसको पास करती है, फिर ये जाता है लोकसभा के पास, लोकसभा इसको पास करती है बट सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से करती है, ये स्पेशल मेजोरिटी से। और इसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया है, वो है इफेक्टिव मेजोरिटी, है तो ये स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। बट इसका नाम दिया है इफेक्टिव मेजोरिटी। अगर ये यूज किया जाए कि इफेक्टिव, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो इफेक्टिव मेजोरिटी है वो किसके किस में यूज किया जाता है, तो आंसर इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाते हैं उस केस में इफेक्टिव मेजोरिटी को यूज किया जा सकता है, ठीक है। और कोई है? रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कौन करता है इनको रिमूव? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव करता है, पर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है? पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास होता है, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि किसी जज ने गलत किया है कुछ, तो ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस जज को हटा दो, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये पावर होगी, ठीक है। हमने पढ़ा था जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, इनके पास क्या होता है? प्रिविलेज होती है, विशेष अधिकार होते हैं। अगर वो उन विशेष अधिकार का, प्रिविलेजेस का उल्लंघन करते हैं, वायलेट करते हैं, तो हाउस के पास, लोकसभा राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि उनको वो पनिश करे इसके लिए, ठीक है। या फिर कोई आउटसाइडर होता है, वो
इनके अधिकार को वायलेट करता है तो उसको भी पनिश कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास पावर होती है, पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है, तो ये भी किसका काम हो गया, कोर्ट का काम हो गया, तो ये जुडिशियल पावर भी आता है इनकी, ठीक है। तो ये सारी जुडिशियल पावर है पार्लियामेंट की। अब करते हैं इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस। आपने इसको हिंदी में देख लेना है, स्पेसिफिक टर्म्स क्या होगा आप अभी लिख लो, बाद में आप इसको कर सकते हैं बुक से। कोई इलेक्शन से रिलेटेड पावर है? सोचो। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? यस, ये करते हैं कौन? कौन से मेंबर? ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज, ठीक है, जो सारे इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। तो इनके पास कौन सी पावर है? इलेक्टोरल पावर है। और किसको इलेक्ट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। और अरे बताओ, पढ़ा है? यस, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष और डिप्यूटी स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पावर है, इलेक्टोरल पावर। कोई और भी पावर हो सकती है क्या? चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष लिख सकते हो आप हिंदी में। कोई और पावर और फंक्शन हो सकते हैं क्या? ये याद है? इसमें क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनको कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करते हैं, बट अप्रूव कौन करता है? ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है। ये भी इनकी पावर है कि तीनों इमरजेंसी को अप्रूव करते हैं, ठीक है। कितने स्टेट है जिनके पास 2 हाउस है? 6 स्टेट, ठीक है। कौन से? यूपी, बिहार, मैंने कहा था कि आपने नॉर्थ वाले याद रखने फिर साउथ वाले याद रखने। महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। ये 6 स्टेट है जिनके पास 2 हाउस है। अब कौन डिसाइड करेगा कि किस स्टेट के पास 2 हाउस होंगे? विधानसभा तो सारे स्टेट में, ठीक है। यूटीज में भी है। कितनी यूटीज में है? 3। कौन सी? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। विधान परिषद किस किस के पास होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अगर किसी स्टेट ने बनाना है या फिर किसी को हटाना है, अब इनके पास है तो ये इसको अबॉलिश भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट एक बिल पास करता है, ठीक है, फिर भेजता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट अब बनाना है नहीं बनाना है वो पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। पार्लियामेंट इसके लिए रेजोल्यूशन पास करेगी, तो ये भी पार्लियामेंट की स्पेशल पावर होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ जजेस है? 4, ठीक है। सीजीआई, ठीक बोल रहे हो आप, 33 जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल जजेस है 34, ठीक है। 33 प्लस 1 34 जजेस है। ये कौन डिसाइड करता है? अगेन पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? ठीक है, दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो कहीं और भी बना सकती है, शिमला कर दिया, चंडीगढ़ कर दिया,
ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, बट ये डिस्कस करते हैं जो चीफ जस्टिस हो गए उस टाइम, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये सारी पावर्स है पार्लियामेंट की। अब आपको ऐसा लगता है कभी कि जो पार्लियामेंट है वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करती है, ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि पार्लियामेंट की इनइफेक्टिवनेस के, कि जो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है? लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, नेता को ज्यादा पता नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, तो अराउंड 90% जो लेजिस्लेचर थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि जीएसटी क्या है। आपको पता है जीएसटी क्या है? ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनको है कोई आइडिया नहीं था कि इससे क्या होगा, क्या क्या प्रोविजन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है राज्यसभा लोकसभा के, और कुछ मेंबर्स है बहुत ही मतलब जिनको बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट का या किसी भी चीज का कैसे प्रोसीजर चलता है, बट बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है जो साइज है, जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 543 मेंबर्स। कोई एक क्लास अज्यूम करो जिसमें 543 लोग बैठे हैं, तो उसको क्या मैनेज किया जा सकता है? ठीक है, कोई चीज आई, मान लो जीएसटी आया, इस पे डिस्कशन करना है, 543 लोग बैठे हैं, इस सच ए ह्यूज नंबर, तो इनकी कोई सुन सकता है? नहीं सुनता। इसके लिए क्या है, कमिटीज होती है पार्लियामेंट में, उसमें जो एक्सपर्ट मेंबर होते हैं उनको मेंबर बनाया जाता है, वो डिस्कस करते हैं, फिर पार्लियामेंट में लाते हैं, जनरल सा डिस्कशन होता है, उसके बाद बिल को पास कर दिया जाता है। तो जो ये दो चीजें, और भी इस तरह की चीजें हैं बहुत सारी, तो आपने इसको पढ़ लेना है। तो इसमें जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है वो अनइफेक्टिव बनाता है, उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जो लोकसभा का जो साइज होगा, अगर डिलिमिटेशन होती है 2026 के बाद, तो लगभग इतने मेंबर हो जाएंगे, 750 मेंबर्स, ठीक है। अभी 543 इतने ज्यादा मेंबर है, तो और बढ़ा दिए जाएंगे, तो फिर वो एक दूसरे पे चेयर्स फेंकेंगे और क्या ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें और भी आप देख सकते हो, और भी इस तरह की कुछ है। अब बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ राज्यसभा, कि जो राज्यसभा है लोकसभा के कंपैरिजन में, उनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या इक्वल पावर है, और किसके पास, राज्यसभा के पास भी कोई एक्स्ट्रा पावर है लोकसभा को छोड़ के, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा क्रिटिसिज्म होता है कि राज्यसभा की क्या जरूरत है जब बहुत सारे काम लोकसभा ही कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ राज्यसभा। पहले ये डिस्कस करते थे जहां पे दोनों के पास इक्वल पावर्स है, राज्यसभा और लोकसभा के पास। ठीक है, जो साधारण विधेयक होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, उसको कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। आपको समझ आ रहा है? आपकी पहली क्लास से है ना, आप बीच में गायब होते फिर अब आए हो, तो पार्लियामेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये लास्ट। और ये पार्लियामेंट सबसे बड़ा चैप्टर है, लक्ष्मीकांत में देखोगे 46 पेज का। अगर आपने ये झेल लिया है तो आप पूरी किताब को आराम से निपटा सकते हो, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है क्लास में, सो इट्स गुड। इसको रखना है आपने और बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? दोनों हाउस में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और पास होने का क्या प्रोसीजर है? इंडिविजुअली पास करते हैं, ठीक है। अगर डेडलॉक हो गया तो उस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 108 में। तो ये एक इक्वल पावर है कि ऑर्डिनरी बिल को कोई भी लॉ बनाना है जो ऑर्डिनरी बिल के अंडर आएगा, साधारण बिल के जो है वो दोनों में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ा था फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक पढ़ा था। कौन से आर्टिकल में था ये? ठीक है, ये 1 में था और ये 2 में था, ठीक है। तो इसमें क्या एक ही चीज इसमें अलग है कि सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस लाया, लोकसभा में जाता, उसके बाद जो सारे प्रोसीजर होते हैं वो इसकी तरह चलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल की तरह। तो ये भी दोनों की इक्वल पावर होगी।
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो महाभियोग होगा प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वो किसी भी हाउस में लाया जाता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो होगा वो लाया लोकसभा में जाता है, बट फिर दोनों हाउस को पास करना होगा, तो ऑलमोस्ट वो इक्वल पावर है। ठीक है, सीजीआई होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, या फिर कैग है, या यूपीएससी के जो चेयरमैन है, या स्टेट जो होता है उसके चेयरमैन है, या फिर जजेस को देख लो, इनको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, बट जो रिजोल्यूशन पास होता है वो इन हाउस में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा, और इनके रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन कोई भी हाउस ला सकता है, क्योंकि जो प्रस्ताव होगा वो कोई भी हाउस ला सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा, तो ये भी इक्वल पावर है दोनों की। ठीक है, जब इमरजेंसी लगना है, ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, उसको कौन करता है अप्रूव, दोनों हाउस से होना होता है अलग अलग, बट दोनों ही हाउस कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दोनों हाउस कर सकते हैं, कोई भी राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, दूसरा हाउस जो है उसको फिर इंक्वायरी करके पास करता है। ठीक है, बट दोनों हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा भी ला सकता है या फिर राज्यसभा भी ला सकता है। ये कहां से हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी मिनिस्टर है, मंत्री है, वो कहां से हो सकते हैं, दोनों से। ठीक है, दोनों हाउस हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी दोनों से हो सकते हैं और मिनिस्टर्स भी दोनों से हो सकते हैं। जरा बताओ कौन से प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं राज्यसभा से। यस, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, और कोई है, आई थिंक 3 ही थे, मे बी 4, चलो 3 याद रख लो, इतना काफी है। ठीक है, तो ये जो तीनों है वो राज्यसभा से आए हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, लोकसभा, और मिनिस्टर भी दोनों से हो सकते हैं। ठीक है, और कोई मिनिस्टर बाहर से भी हो सकता है जो मेंबर ही नहीं है अभी। यस, अगर बीजेपी चाहे, अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मुझे भी अपॉइंट कर सकती है, बट कंडीशन ये होती है कि विद इन 6 मंथ्स मुझे किसी हाउस का मेंबर बनना होगा, नहीं तो मेरी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया जहां पे दोनों इक्वल है, लोकसभा राज्यसभा। अब बात करते हैं अनइक्वल, जहां पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है एज कंपेयर टू राज्यसभा। ये तो आप ही बता दोगे। ठीक है, यहां पे राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू लोकसभा। एनी, अरे कुछ तो बताओ। मनी बिल, यस, ठीक है, मनी बिल हो गया। कहां पे लाया जाता मनी बिल, सिर्फ लोकसभा में ही। राज्यसभा के पास क्या पावर होती है इसके रिस्पेक्ट में, सजेशन दे सकता है। ठीक है, कितने दिन का टाइम मिलता है, 14 डेज, और ऑर्डिनरी बिल में कितना टाइम मिलता है, 6 मंथ्स। वेरी गुड, कुछ तो प्रोग्रेस है। ठीक है, ऐसे बनाए रखना है। अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग आंसर करें, ठीक है, और फटाफट होगा, और इस तरह की चीजें बार बार रिपीट होती रहेगी, मैं बार बार पूछता रहूंगा। क्लास में आने का फायदा ये है कि आपको बार बार पूछ जाएगी। अब आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, अगर रिवाइज करना हो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अरुण लाल्टा। ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर देना है, कुछ 775 सब्सक्राइबर्स हो गए। ठीक है, इसमें आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अगर कभी कोई क्लास नहीं आता है तो वो घर पे भी वीडियो देख सकता है। और कोई पावर हो सकती है जो लोकसभा की स्पेशल पावर है,
अरे इतनी सारी है और हमने सब पढ़ी है, ठीक है। जो फाइनेंस बिल होगा वो भी लोकसभा में होता है, ठीक है। फाइनेंस बिल 1। और मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि जो सभी फाइनेंस बिल होते हैं वो मनी बिल नहीं होते, और जो सभी मनी बिल होते हैं वो फाइनेंस बिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और कोई है? कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मनी बिल है, नहीं है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो किसकी पावर हुई? लोकसभा की पावर हुई। इसको चैलेंज किया जा सकता है क्या, इनके डिसीजन को? इन्होंने किसी बिल को कह दिया कि ये धन विधेयक है, मनी बिल है, तो उस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। वो फाइनल डिसीजन होता है इनका कि मनी बिल है, नहीं बिल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई थी, आई थिंक इट वाज इन 2017। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अध्यक्ष लाल को पीला बोलेगे तो क्या हम मान लेंगे? ये स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जज की, बट उसके बाद इसमें कोई डिसीजन नहीं आया, और बात भी ठीक है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको? आधार बिल, ठीक है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं था, फिर भी मैंडेटरी बना दिया था सोशल स्कीम्स के लिए, तो इसमें इनको क्या कर दिया था, मनी बिल कर दिया था ताकि लोकसभा से पास हो सके। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक बोला था कि ये मनी बिल है, ठीक है। और अभी अभी जो एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रिगार्डिंग आर्टिकल 370, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो आर्टिकल 370 था वो टेम्परेरी प्रोविजन था, ठीक है, और इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि कभी इसको हटा दिया जाएगा, तो सरकार ने हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को भी अपहोल्ड किया। कोई और पावर है? ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? यस, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये भी इनकी स्पेशल पावर है, आर्टिकल 108 में बुलाया जाता है, और स्पेशल पावर है पार्लियामेंट की। लोकसभा की स्पेशल पावर है। और अभी हम करेंगे जो इमरजेंसीज है, आपातकालीन जो पावर्स है, उसमें क्या होता है कि जब तो लगाना हो इमरजेंसी, राज्यसभा लोकसभा कोई भी रेजोल्यूशन ला सकती है, लेकिन जब उसको हटाना हो तो सिर्फ लोकसभा की पावर होती है उसको रिमूव करने की, ठीक है। हटाने के लिए लोकसभा के पास पावर है उसकी। और अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, ये पावर है लोकसभा की स्पेशल पावर्स, जो इसमें राज्यसभा ये पावर्स एंजॉय नहीं कर सकती, ये सिर्फ लोकसभा के पास है। अब कोई ऐसी पावर है जो राज्यसभा के पास है बट लोकसभा के पास नहीं है? यस और नो? वो पावर तो नहीं हुई, ठीक है। वो तो जो स्टेट में लेजिस्लेचर है वो भी है, बट उनके पास भी कोई ऐसी पावर नहीं है। जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है। वो 2-2 साल बाद 1/3 मेंबर उसमें आते रहते हैं। कोई और? राज्यसभा की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू लोकसभा। मैंने भी आपको कराया था आर्टिकल 249। इसमें क्या था कि राज्यसभा ऐसा एक रेजोल्यूशन लेके आएगी, उसको पास करेगी, ताकि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट जो होगा, ठीक है, जो लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7 के अंदर, उसमें पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, ठीक है। और ये रिजोल्यूशन कौन लाता है? राज्यसभा। आर्टिकल 249 के अंडर एक रिजोल्यूशन पास करेगा राज्यसभा, जिसमें ऑथोराइज करेगा पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें लॉज बनाएं। सेकंड है आर्टिकल 312। ऐसा कुछ सुना है आपने? ऑल इंडिया सर्विसेज,
कौन सी सर्विसेज आती है इसमें? यस, IAS, IPS, IFS। ये कौन सा IFS है? दो होती है, एक फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, एक फॉरेन सर्विसेज। तो ये कौन सा है? यस, ये फॉरेस्ट सर्विसेज है। जो फॉरेन होता है वो सेंट्रल सर्विसेज के अंडर आता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जो इनके ऑफिसर्स होते हैं वो कहाँ सर्व करते हैं? स्टेट में भी करते हैं और सेंटर में भी करते हैं, ठीक है, दोनों में काम करते हैं। इसके जो नाम दिया है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। अब देखिए एक और, अभी कितनी है हमारे पास? 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है, ठीक है, कोई भी एक 4th ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है, तो उसके लिए कौन रिजोल्यूशन पास करेगा? राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा ही एक नया जो ऑल इंडिया सर्विसेज होगा क्रिएट कर सकता है। वो स्पेशल पावर है राज्यसभा का अंडर आर्टिकल 312, ठीक है। ये तो हमने किया है। ये क्या है? किस चीज का इलेक्शन? 67। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, ठीक है। कौन हटाएगा? राज्यसभा ये रेजोल्यूशन ला सकती है, उसको स्पेशल इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी, जो स्पेशल मेजोरिटी है, और जो लोकसभा होगा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। बट अगर लोकसभा चाहे तो क्या हटा सकती है वाइस प्रेसिडेंट को? नहीं, इसके लिए राज्यसभा ही पहले रेजोल्यूशन लाएगा। तो ये भी एक स्पेशल पावर है इनके। अब जैसे सारा चैप्टर पढ़ लिया ना, तो ये चीजें आसान लग रही है और याद भी आ रही है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी याद आ रही होगी। एक और पावर है राज्यसभा की। मान लेते हैं लोकसभा हाउस में नहीं है, ठीक है, डिसॉल्व किया है लोकसभा का, भी इलेक्शन होने हैं, ठीक है। इस केस में क्या कर दिया? जो प्रेसिडेंट ने है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया, इमरजेंसी लग गई, ठीक है। तो इमरजेंसी रहेगी क्या कि नहीं रहेगी? रहेगी, अगर उस टाइम पे राज्यसभा इसको अप्रूव कर देता है, ठीक है। यहां पे क्या है? एक तो या तो हो सकता है डिसॉल्व किया लोकसभा को, या हो सकता है लोकसभा सेशन में नहीं है। तो सेशन में आने के लिए क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? कि जो 2 सेशन का गैप है, जो 2 सत्र का गैप होता है, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी लोकसभा तो नहीं है, ठीक है, हो सकता है इस 6 महीने में भी ना आए, तो उस टाइम अगर इमरजेंसी लगी रह सकती है, अगर इसको राज्यसभा अप्रूव कर देता है, पास कर देता है। तो ये भी राज्यसभा की एक स्पेशल पावर है, ठीक है। और कौन सी इमरजेंसी हो सकती है? तीनों ही, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी भी, प्रेसिडेंट्स रूल भी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? वित्तीय आपातकाल। ओके, अब कुछ इसमें स्पेशल प्रिविलेजेस दी है, जो विशेष अधिकार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है कलेक्टिव, जो सभी मेंबर एक साथ, मतलब साथ में एंजॉय करते हैं, ठीक है, जो विशेष अधिकार इनको मिले हैं, ठीक है, कलेक्टिव। और दूसरा है इंडिविजुअल, जो अकेला अकेले मेंबर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कोई भी मेंबर होगा, अगर उसने कुछ, उसके अगेंस्ट कुछ केस चल रहा है, ठीक है। 2 तरह के केसेस चलते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। अगर सिविल केस किसी मिनिस्टर या मेंबर के अगेंस्ट चल रहा है, जो मेंबर है राज्यसभा या लोकसभा का, पार्लियामेंट का मेंबर है, तो उसमें ये प्रोविजन है, जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है, जो एक आदमी को अधिकार मिला है, विशेष अधिकार जो मिला है, उसमें यह कि सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के बाद 40 दिन इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मॉनसून सेशन है। मॉनसून सेशन कब चलता है? जुलाई अगस्त में। इसके 40 दिन पहले और इसके 40 दिन बाद इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये विशेष अधिकार है इनके, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है 20 ही दिन सेशन चलाओ, तो 40 दिन ये, 20 दिन ये और 40 दिन ये, तो इतने जो 100 दिन है पूरे, 100 दिन में इसको अरेस्ट नहीं कर सकता। पर ध्यान रखना ये सिर्फ सिविल केस के लिए होता है। अगर क्रिमिनल केस है, किसी का मर्डर किया तो उठा लेते, फिर चाहे अंदर से उठाना हो फिर लोकसभा, ठीक है।
उस केस में इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन सुना है एक, जब फंडामेंटल राइट करेंगे तो वहां पे आएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें अरेस्ट होता है। इसमें अरेस्ट कैसे होता है कि आप क्राइम करने वाले हैं, ठीक है, पुलिस को लग रहा है, किसी अधिकारी को लग रहा है कि आप क्राइम करने वाले हैं, तो आपको पुलिस वाले ले जाते हैं और जेल में रख देते हैं। इस केस में भी हो सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, क्रिमिनल केस में हो सकता है, बट जो सिविल प्रोसीडिंग्स होगी, सिविल में अगर इसको जेल होती है या कुछ भी होता है तो उस केस में इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, केस नहीं चलाया जा सकता है इस दिन में। ये और भी किसी को होती है क्या ये पावर? ये ऐसी प्रिविलेज किसी और को भी मिली है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी होती है, ठीक है। अगर आप प्रेसिडेंट और गवर्नर है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जो सोर्सेज है प्रिविलेजेस के, जो इनको ये विशेष अधिकार मिले हैं, वो है आर्टिकल 105 में, 105 में। आर्टिकल 105 में क्या है? स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार। अब लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस भी किया था, जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट की संप्रभुता है, ठीक है। ये अगर आप ब्रिटेन में देखोगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है वो सॉवरेन होता है, सुप्रीम होता है, ठीक है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम, ठीक है। इनके पास क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इनके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो पार्लियामेंट चाहेगी वो कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन हटाना है, कोई भी लाना है, ठीक है। और इसको कौन चैलेंज नहीं कर सकता है? जुडिशियरी भी चैलेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी वहां पे नहीं है। हमारे पास क्या है? जुडिशियल रिव्यू है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट भी है, तीनों चीजें है, बट चलती किसकी है? सॉवरेन कौन है? जुडिशियरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके नीचे आता है पार्लियामेंट और जुडिशरी। जुडिशरी को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये और प्रेसिडेंट जो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके लिए क्या है हमारे पास? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में? कोई मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू? नहीं, जुडिशियल रिव्यू 143 नहीं है। जुडिशियल रिव्यू मेंशन कोई ऐसी टर्म है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आपने लिखना है कि जुडिशियल रिव्यू हैज नो बियर बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है जुडिशियल रिव्यू को। तो ये पावर जुडिशरी के पास कहां से आती है? जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो वहां पे है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में लिखा है कि अगर कोई भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट जो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हनन करती है या फिर हटाती है, तो उस लॉ को जो जुडिशरी होगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, मतलब कि उसको हटा देगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। तो यहां से जुडिशियल रिव्यू आया है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू में जनरली आपने देखना है कि जुडिशरी क्या करती है, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट करेंगे तो इसको हम डिटेल में करेंगे। जुडिशियल रिव्यू में जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो दो चीजें देखेगा। फर्स्ट चीज ये देखता है कि जो अथॉरिटी लॉ बना रही है क्या वो कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के लिए, ठीक है। जिसने लॉ बनाया क्या वो लॉ बना सकती थी, ठीक है। अगर हम मिले 20-25 लोग, हमने एक लॉ बना दिया कि जो इस रोड में आएगा उसको हम रोक देंगे, ठीक है, तो हम कॉम्पिटेंट है क्या? नहीं है। कॉम्पिटेंट कौन होता है? सिर्फ, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो पहली चीज तो जुडिशरी ये देखती है कि जिसने लॉ बनाया है क्या वो कॉम्पिटेंट थी। सेकंड चीज ये देखती है कि जो लॉ बना है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन मेंशन है कि नहीं है, ठीक है। वो चीजें, दो चीजें देखती है इसमें जुडिशियल रिव्यू में। और जुडिशियल रिव्यू किसका होता है? जो लॉज बनते हैं, ठीक है, लॉज बनने के लिए। एक चीज देखेगी कि जिसने लॉ बनाया है क्या वो कॉम्पिटेंट है, और दूसरी चीज देखेगी जो लॉ बनाए क्या ये लॉ बना सकते हैं, कहां से ये पावर जो है वो ड्राइव की है। तो कहां से होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन है? पार्लियामेंट ने बनाया है, प्रोविजन है, तो उसको जुडिशियली मतलब इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकती। लेकिन अगर इनमें से दोनों कुछ गड़बड़ है तो इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। तो ये दो प्रोविजन है। बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, 6-7 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक पढ़ा है। उसमें से लास्ट ईयर के जो पेपर हुआ है एचएस का, उसमें
4 या 3 या 4 क्वेश्चन उसमें आए हैं डायरेक्टली, जो हमने अभी तक चीज़ें डिस्कस करी है क्लास में, तो वो डिस्कस करना था बट वो इस फ़ोन में रह गया है, तो मैं उसको ग्रुप में भेज देता हूँ, फिर आपने देख लेना है उसको, ठीक है, या फिर कल की क्लास में करके, मैं क्लास शुरू होने से पहले उसको ग्रुप में भेज दूंगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आपने ये चैप्टर रिवाइज करना है, फिर हम इसको मंडे को आपका टेस्ट होगा, मंडे को, बट मैं आपसे स्टार्ट क्वेश्चन पूछूंगा, तारांकित प्रश्न पूछूंगा। क्या मतलब है इसका? जवाब देंगे ओरली, ठीक है। और दूसरे कौन से क्वेश्चन होते हैं? अतारांकित, जिसका क्या होता है, लिख के जवाब देना होता है, वो कभी और करेंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ के आना है, ठीक है।